मोदी जी या जितने भी जी हैं, ये सब जो है चुनाव प्रचार की औपचारिकता निभा रहे हैं। चुनाव जो है मन से इन्हें पता है कि हम हार चुके हैं, आईबी ने इन्हें बता दिया है, अगर निवाला नहीं मिलेगा, तो उनके लिए हिजाब या दूसरे जो मुद्दे हैं, वो सिर्फ़ एक दिखावटी मुद्दे हैं, जिन्हें हम लिफ़ाफ़ेबाज़ी कहते हैं। अब ये बार-बार मुसलमानों को कहते थे कि कागज़ दिखाने पड़ेंगे। अब मोदी जी को कहा कि भई तुम अपने कागज़ दिखा दो, अपनी डिग्री के कागज़ दिखा दो, वो कहते हैं नहीं दिखाएँगे। कर्नाटक में हनुमान जी को ले आए कि जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की तली, ऐसे जो भाषण होते हैं या नारे होते हैं, वो लगाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर कर्नाटक में वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में जिस तरह से वहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो और भारतीय जनता पार्टी के नेता दावे कर रहे हैं कि नई सरकार तो हम ही बनाएंगे फिर भी। तो ये क्या है इनकी रणनीति जहाँ जनता का गुस्सा है और उनके दावे हैं? तो क्या निकल के आ रही है पूरी रिपोर्ट जरा बताएं थोड़ा? चुनाव लड़ने का एक ही नतीजा होता है और एक जी, ही तरीका होता है, जिसे कूटनीति की भाषा में कहते हैं बेस्ट डिफेंस इज़ ऑफेंस कि आप जो है अपना बचाव अगर करना चाहते हैं, तो पहले हमला कर दो। जी। और ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने घुट्टी में हमेशा ली है और इसीलिए आप देखेंगे कि वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। और हुँ, बड़ी बात इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर आप जो है सामने वाले को अपना गुस्से का चेहरा, रोबीला चेहरा दिखाओगे, तो वो डर जाएगा और डरने का मतलब ये होगा कि हमारी आधी जीत हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय पता है कि उसकी जिस विकेट पे वो खड़ी है, जिस विकेट पे वो चुनाव लड़ रही है, वो जी। विकेट जो है बड़ी फिसलन भरी है और उसपे जो है उनका जो रथ है, वो बार-बार फिसल जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि आज मोदी जी वहाँ गए, 2 दिन पहले भी उन्होंने भाषण दिया और मोदी जी हमेशा एक लुब्बो-लुभाव, एक लुभावना नारा हमेशा देते हैं हर स्टेट को कि हम इस स्टेट को पूरे देश में नंबर 1 बनाएँगे। अभी आपने हुँ, देखा गुजरात के चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा हम गुजरात को नंबर 1 बनाएँगे। जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को 1 बनाएँगे। बिहार अभी को उससे स्पेशल पहले दर्जा गए देंगे। पश्चिम जी। बंगाल गए तो कहा नंबर 1 बनाएँगे। अब नंबर 1 वो सबको बना देते हैं, इतने स्टेट है, तो इसका मतलब ये है उनकी पे कन्विक्शन नहीं। उनके हाथ में एक लिस्ट होनी चाहिए, भई आपको नंबर 1 बनाएँगे, तो नंबर 2 बनाएँगे, नंबर 3 बनाएँगे, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे और इस वजह से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि वो जो है अपना एक पिटारा खोलते हैं और उसमें अपनी बुक्स में खोल के रूल बुक में पढ़ के बता देते हैं कि आपको नंबर 1 बनाएँगे। तो उनकी इस बात को जनता भी जानती है और मोदी जी खुद जानते हैं कि नंबर 1 बनाना नहीं है, ये जुमला है और जुमले मोदी जी हमेशा बोलते रहे हैं। अब जो आज जो सबसे बड़ा जुमला बोला गया, वो ये है कि कांग्रेस ने आज कहा कि वो जब सत्ता में आएँगे, तो वो बजरंग दल जैसे फ़ासिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन पर और पीएफआई जो मुस्लिम संगठन है, आतंकवादी संगठन, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले जो है, हनुमान जी के ऊपर जो है अत्याचार करना चाहते हैं, हनुमान जी पे ताला लगाना चाहते हैं, हनुमान जी का नाम नहीं लेना देना चाहते। अब बजरंग दल कब से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एक संगठन है, वो कैसे हनुमान जी का प्रतिनिधि हो गया? अब वो जी। कह रहे हैं हनुमान जी की जन्मभूमि है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक में हनुमान जी को ले आए कि जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की तली, ऐसे जो भाषण होते हैं या नारे होते हैं, वो लगाना चाहते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि इस समय बीजेपी में हताशा की बात है और हर दिन उनके नेता भाग रहे हैं और भाग ही नहीं रहे, बल्कि वो आज के समय में जनता के सामने आने के लिए तैयार नहीं। अब जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है, बीजेपी ने कल जारी किया था और बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र था वो बड़े 5 स्टार एक ऑडिटोरियम में किया था। कांग्रेस जी। ने आज कहा कि हम जो 5 तरह की गारंटी दे रहे हैं, कि गृह गारंटी है यानी जो महिलाएँ हैं उनको पूरे स्टेट में कहीं भी आने-जाने के लिए फ्री जो है बस में सुविधा दी जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा महिलाओं को ₹200 दिए जाएँगे। तीसरा उन्होंने कहा हर घर को जो है 10 किलो जो है हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलेगा। तो इस तरह की उन्होंने 5 जो है गारंटी दी है और उस गारंटी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर एनआरसी लागू करेंगे। अच्छा। एनआरसी लागू करने का मतलब ये है कि वो एक तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच के मतभेद को उभारना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदू हितों के रक्षक हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है कॉमन सिविल कोड लाएँगे, यानी समान नागरिक संहिता जो लाएँगे और जी। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे कर्नाटक से।
तो ये दोनों चीजें जो है ये केंद्र के पाले की चीजें हैं। अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, बीजेपी पूरी तरह हार जाती है, तब भी केंद्र सरकार एनआरसी पूरे देश में लाई हुई है। उसके आज तक आप समझिए एनआरसी 2019 में आई थी, उसको पास हो गया। मैंने एक आरटीआई लगाई कि क्या आपने एनआरसी के रूल्स बनाए, रूल्स और रेगुलेशन बनाए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, दर्शकों को भी बड़ा आश्चर्य होगा कि आज तक भारत सरकार ने रूल्स नहीं बनाए हैं कि एनआरसी लागू करने के लिए कौन-कौन से रूल्स होंगे, जी, कौन-कौन से जी। कागज दिखाने पड़ेंगे। अब ये बार-बार मुसलमानों को कहते थे कि कागज दिखाने पड़ेंगे। अब मोदी जी को कहा कि भई तुम अपने कागज दिखा दो, अपनी डिग्री के कागज दिखा दो, वो कहते हैं नहीं दिखाएँगे। उल्टा उन्होंने 25,000 रुपए का जुर्माना जो है, एक जज से जो है अरविंद केजरीवाल पे करा दिया। स्मृति ईरानी से लोग कहते हैं अपनी डिग्री दिखाओ, वो कहती है नहीं दिखाऊँगी। तो जिन लोगों को कागज नहीं दिखाने, वो कह रहे हैं कि हम एनआरसी लाएँगे और सबके कागज देखेंगे, अपने कागज नहीं दिखाएँगे। लेकिन कानून तो सब पे लगेगा। अब वो कह रहे हैं जी हम जो है समान नागरिक संहिता लाएँगे, कॉमन सिविल कोड लाएँगे और सबको बराबर कर देंगे। अब ये जी, जो है कॉमन सिविल कोड जो है, ये ऐसे ही है जैसे सरकार ये दावा करे कि सब लोगों को एक ही नाप की ड्रेस पहननी पड़ेगी। मान लो अच्छा। सरकार ये तय कर ले कि आपको 5.5 फीट के आदमी के हिसाब से ड्रेस पहननी पड़ेगी। ये है कॉमन सिविल कोड। उसमें क्या है कि जो लंबा आदमी होगा, उसकी टाँगें दिखने लगेंगी, हाथ आगे दिखने नंगे रह जाएँगे और टाइट हो जाएँगे। मोटा आदमी होगा, वो फँस जाएगा। पतला आदमी होगा, वो ऐसे लगेगा जैसे झंडे की तरह लहर रहा है। जो छोटा आदमी होगा, उसके जो है पोंछे-वोछे जो है लटकते रहेंगे। तो इस तरह की जो ये उल-जलूल बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, पार्टी का हो या किसी व्यक्ति का हो, तो जो है वो ऐसी बातें करता है। मोदी जी ने आज भी कहा कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी है। देश में उन्होंने 70 साल में जो है भ्रष्टाचार किया है। अगर जी, आप देखें भ्रष्टाचार की तुलना में, तो कांग्रेस का 70 साल का राज रहा, कांग्रेस के पूरे देश में 600 ऐसे दफ्तर नहीं है, जो एयर कंडीशन्ड हों, जो कि 5 स्टार कल्चर के हों, जिसमें कि सारे गैजेट्स लगे हों, कांग्रेस के नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में अपने 550 ऐसे दफ्तर बनाए हैं, जिनको आप देख के लगेगा कि 5 स्टार कल्चर के हैं। सब में एयर कंडीशन्ड है, सब में जो है नई बिल्डिंगें हैं, सब में सारे गैजेट्स हैं, सब में सारी सुविधाएँ हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्शन का फंड जो है, जो लोगों ने बीजेपी को दिया है, वो सबसे ज़्यादा है। आप जी, देखेंगे 22,000 करोड़ रुपए बीजेपी को लोगों ने चंदा दिया पिछले 9 साल में, जबकि उसकी तुलना में उसका 10% भी बाकी दलों को नहीं मिला। तो आप कैसे कहते हैं कि जी हम पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है? भाई चंदा तो पूंजीपति देगा और जी, जी। जो चंदा दिया है जिस व्यक्ति ने, उसकी आपने मदद भी की होगी। तभी अडानी, अंबानी और जितने भी आनी-पानी हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के चिंतक हैं। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी की जो कहने की बात है कि कांग्रेस का जो प्लैंक है, कांग्रेस का जो नारा है, वो ये जी, है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर 40% कमीशन की सरकार है। हर चीज़ में जी, वो ईश्वरप्पा थे, उन्होंने लोगों से 40% वो कमीशन माँगते थे और वो एक नारा है। लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में क्या किया है। अब ऐसी हालत में जो है, ये कहना कि कांग्रेस भ्रष्ट है, ये सिर्फ़ ऐसी बात है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सूप कहे या छलनी कहे सुई से कि तेरे पिछवाड़े में छेद है। जबकि ये है हुँ, कि सबसे बड़ा जो कुकर्म जो भ्रष्टाचार का है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब वो जी, कहते हैं जी कांग्रेस ने जो है पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। तो आप देखेंगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो उस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भुखमरी हिंदुस्तान में थी। बंगाल में जो है एक अकाल पड़ा, जिसमें 1944 में 1 करोड़ लोग, यानी 28 करोड़ लोगों का देश था उस समय, 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए। देश के सामने अन्न का संकट था, देश के सामने रोजगार का संकट था, देश के सामने पैसे का संकट था, देश के सामने भुखमरी थी, बेरोजगारी थी। उस समय जो है नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बाँध बनाए, नागार्जुन बाँध बनाए, कितने उन्होंने जो है आईआईटीज़ बनाई, कितने उन्होंने जो है साइंटिफिक जो लैबोरेटरीज़ हैं, संस्थान हैं, वो बनाए। तो एक भारत को खड़ा करने का काम नेहरू जी ने किया और 18 साल के नेहरू जी के कार्यकाल को अगर आप राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि देश, काल, परिस्थिति के स्थान पर अगर नेहरू जी की जगह कोई दूसरा नेता होता, तो क्या वो इतना सफल होता? तो नेता की जो चमक होती है, वो अंधेरे में जैसे दिया होता है, उससे होती है। जितना गहरा अंधेरा होगा, उतनी छोटा-सा दिया भी उसमें जगमगाएगा। अब आज के समय में जगमग समय में मोदी जी ये अपनी उपलब्धियाँ नहीं गिनवा पा रहे। वो ये नहीं बनवा पा रहे मैंने कौन-सी फैक्ट्री
नहीं लगाई, मैंने कौन से रोजगार दिए। उल्टा ये हो रहा है कि लोगों को रोजगार की जगह जो है सरकार कह रही है कि आप जो है हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, वो नहीं दे पा रहे। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें और वहाँ पर जो पूरा चुनाव का जो तौर तरीका है इस समय, एक तरफ़ा चुनाव चल रहा है, दो तरफ़ा चुनाव नहीं है, यानी 2 तरह के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक तरह के चुनाव लड़ रहे हैं। ऑल रोड्स लीड्स टू कांग्रेस, ऑल वोटर्स आर गोइंग टू कांग्रेस। तो एक तरह की जो आंधी है वहां पर चल रही है और इस आंधी की वजह से आप देख के कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस समय मोदी जी या जितने भी जी हैं ये सब जो है चुनाव प्रचार की औपचारिकता निभा रहे हैं। चुनाव जो है मन से इन्हें पता है कि हम हार चुके हैं। आईबी ने बता दिया है, आरएसएस ने बता दिया है और जो दूसरे लोग हैं जो इनको बताते हैं, जो समाचार पत्र हैं, उन सबों ने इन्हें बता दिया है कि इनकी स्थिति आज के समय में बड़ी खराब है और आने वाले समय में ये स्थिति सुधरेगी नहीं। और इसीलिए कर्नाटक के चुनाव में आज अगर हम देखें तो आज 2 तारीख है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं प्रचार के और प्रचार में जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है और इसीलिए मोदी जी ने आज फिर कहा कि मेरे को कांग्रेस ने 91 गालियाँ दी, 8 दिन में वो मुझे 9 गालियाँ और देंगे ताकि उसका शतक बन जाए। अब यानी मोदी जी चाहते हैं, उकसा रहे हैं कि मुझे जो है गालियाँ दो ताकि मैं गालियाँ देकर विक्टिम कार्ड खेल सकूँ और कहूँ जी ये मुझे गाली देते हैं। जबकि सच यही है कि गालियों का जो एक तरह से कोई आदमी अगर हिसाब रखता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी उसकी कुंठित मानसिकता है। वो कोई पॉजिटिव बात नहीं कर पा रहा, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर गई है कि वो गाली-गलौच को, मारपीट को, अभद्र शब्दों को अपनी सबसे बड़ी पूँजी समझता है। और कर्नाटक चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है, याद रखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल गायब है, ओबीसी फैक्टर गायब है, आप देखेंगे मायावती गायब है। तो इन सब के गायब होने का मतलब ये है कि भारतीय राजनीति में इन दलों की भूमिका जो है खत्म होती जा रही है और ये चुनाव जो है ट्रेंड सेटर होंगे 2024 के चुनाव में। और आप समझिए 1 साल पूरा बचेगा चुनाव की तैयारी का, चुनाव के होने का और ये चुनाव ये तय करेंगे कि देश में हवा किस ओर बह रही है। ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल ये है कि कर्नाटक में हिजाब और हलाल जिस पर बिल भी लाया गया, बड़ा हंगामा बचा था। क्या वो कामयाब नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी इसमें ध्रुवीकरण करने में? ऐसा है महँगाई और भ्रष्टाचार जो है ऐसे मुद्दे हैं, जो लोगों के पेट को सीधा जो प्रभावित करते हैं। अगर आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, जैसे रहता है ना वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ? आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। तो अगर संसद और विधानसभा अगर भूख और बेरोज़गारी पे बहस ही करेगी, तब भी जो भूखे लोग हैं, उनकी भूख शांत नहीं होगी। उनकी भूख जभी शांत होगी जब उनको रोटी का निवाला मिलेगा और अगर निवाला नहीं मिलेगा, तो उनके लिए हिजाब या दूसरे जो मुद्दे हैं, वो सिर्फ़ एक दिखावटी मुद्दे हैं, जिन्हें हम लिफ़ाफ़ेबाज़ी कहते हैं, वो मुद्दे हैं और वो मुद्दे जो है जनता के दिलों को छूते नहीं हैं। आज के समय में जनता का जो सवाल है, वो भ्रष्टाचार को लेकर है, रोटी को लेकर है, खाने को लेकर है, बच्चों के रोज़गार को लेकर है, बच्चों की शिक्षा को लेकर है, अपने स्वास्थ्य को लेकर है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आप समझिए कि इस तरह की जो लिफ़ाफ़ेबाज़ी की जा रही है, वो कभी कामयाब नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरे फिलहाल जो स्थिति है कर्नाटक की वो बयान कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी का इस वक़्त जो वहाँ पर हाल है, वो किसी से छिपा नहीं है और मोदी जी उस तरह से प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो करते थे। यार आप लोग इस पर नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी की मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।